Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to week number 11, lecture number 1. Last time we have been discussing about media access protocols, यानी कि MAC protocols, और उसमें हमने बहुत सारे protocols पढ़े थे और हमने ये बात की थी कि हमारी डेटा लिंक लेयर जो है वो फिनिश होगी और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट मैं चाहूँगा कि हम ईथरनेट को थोड़ा सा एक दफा से वायर्ड ईथरनेट स्पेशली वायरलेस नहीं वायर्ड वायरलेस को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि किसी और कोर्स में देख लेंगे उसको पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी भी बेसिक्स जो है वो यही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक्स तो यही है। तो वायर्ड लैन जो है जो कि आमतौर पे हमें देखने को मिलती है और हम इस्तेमाल में लाते हैं, खासतौर पर अगर आप देखें लैब है आपकी या जब भी आप किसी ऑफिस में या किसी यूनिवर्सिटी में किसी कैंपस में कॉर्पोरेट लेवल पे जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं तो जिसको हमने कहा था लैन लोकल एरिया नेटवर्क जब कहा था बनाते हैं और वो वायर्ड हो तो वहाँ पे ईथरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। देयर आर मैनी अदर ऑप्शन, लेकिन ईथरनेट इसमें सबसे मोस्टली यूज है और आपको तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है 99% भी आप कह सकते हैं कि आपको ईथरनेट का ही वहाँ पे सामना होगा। ईथरनेट को थोड़ा समझना डिटेल में थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी था कि मैंने कहा चलो एक बार ईथरनेट की थोड़ी डिटेल्स आपको बता दें कि ईथरनेट क्या है और उसमें कि कौन कौन से वर्जन है, ताकि आपको ये चीज़ आगे के फ्यूचर में काम आएगी इंशाल्लाह। तो वायर्ड लैन जो है ईथरनेट, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से वायरलेस लैन भी हो सकता है। वायरलेस लैन की जो चीज़ें उसमें मुख्तलिफ होंगी लेकिन बेसिक्स तकरीबन नहीं होगी। तो हम अभी मूव करते हैं वायर्ड लैन चैप्टर नंबर 13 ईथरनेट। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ईथरनेट जो है ये हम थोड़ी कुछ बातें करेंगे इसमें कि आई आई ट्रिपल ई में बेसिकली 802 डॉट आगे भी इसके होते हैं, 11 वायरलेस के लिए है, इस तरह और कुछ नंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करें। तो आई ट्रिपल ई का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली लेयर 2 के ऊपर डिफरेंट जो है उनको बेसिकली टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है फॉर कम्युनिकेशन लेयर 2 पर। अच्छा, चूंकि इसमें लेयर 2 है तो लेयर 1 भी साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो नीचे लेयर है उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो काम नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हम देखें हमारे पास मैं आपको यहाँ इस पे लाता हूँ इस डायग्राम पे, अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो ये OSI मॉडल है इसमें फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर है। तो अगर आप आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड को देखें तो वो आपको ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी बात, इन दोनों लेयर्स पे। अब ऑप्शन कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, यहाँ आगे सवाल भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें वन ऑफ द ऑप्शन इज ईथरनेट फिजिकल लेयर और ईथरनेट लैन, यानी कि ये जो है ना बेसिकली ईथरनेट टेक्नोलॉजी है। आगे टोकन रिंग है, टोकन बस है, इस तरह के मुख्तलिफ। अच्छा, फाइबर बेस जो है बेसिकली वो आपके पास ये होता है, रिंग भी होता है जिसको फिडी कहा जाता है। तो ये भी है इस तरीके से और वर्चुअल सर्किट में हैं और बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है जो आपको सामने नजर आएगा वो ईथरनेट है। ये इतना वाइडली यूज़ होने वाला है कि सम टाइम लोगों को लगता है कि शायद इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, देयर आर मैनी अदर ऑप्शन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर होने वाला है, अच्छा देखिए चीज़ें जो हैं जिस तरीके से जब इवॉल्व होती हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह इवॉल्व हुई थी। जब इनिशियली देखें आप एक ही चीज एक ही काम को करने के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, फिर कोई एक उसमें से एस्पेक्ट जो है वो बेहतर होने की वजह से तो ड्यू टू एनी सम लॉजिकल रीजन उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है ज़्यादा प्रिवेल कर जाता है सोसाइटी के अंदर, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो प्रेफर्ड हो जाता है और जो बाकी होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ये एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि एक्सपर्टीज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। अब आप देखें सिस्को जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस बनाने वाली एक कंपनी है। दुनिया में सबसे सारी डिवाइसेस जो इस्तेमाल होती हैं वो सिस्को की होती हैं, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है और इसलिए उनकी जो है बहुत बड़ा नाम है सिस्को का वर्ल्ड इसमें इंटरनेट नेटवर्किंग की दुनिया में, कि वो नेटवर्किंग की डिवाइसेस जो है ना हर रेंज की वो प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है। लेकिन बात यह है कि अब उन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक काम और शुरू किया है, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन शुरू की CCNA और इस तरह की। अब इन सर्टिफिकेशन से उनको फायदा ये होता है कि वो जो एग्जाम लेते हैं और जो उसमें सारी प्रैक्टिसिंग होती है वो सारा होता है
इस सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर। जो आपने देखा था ना, उस सिस्को पैकेट ट्रेसर भी, उसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। एक और भी है, वो भी जीएनएस है, उसमें भी सिस्को की डिवाइसेस ही होती है। अब जब एक जो अर्ली स्टेज पे जो एक नेटवर्क इंजीनियर होता है, जब वो शुरू से ही यूज टू हो जाता है सिस्को की डिवाइसेस पे काम करने में, तो उसको ज़्यादा आसानी होती है कि आगे जहाँ वो जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, वहाँ सिस्को की डिवाइसेस ही हो, और उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। इस वजह से होता है कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो सिस्को से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, उनकी डिवाइसेस पे उनको काम करना आसान लगता है और उसको अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमेशा उनको रिकमेंड करते हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट भी भी करते हैं चीज़ों प्रैक्टिकली। ये वजह होती है कि किसी चीज़ के मार्केट में बढ़ जाने की। तो सिस्को का नाम इसी वजह से बढ़ा कि उसकी एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है जी बात। अब इसी तरीके से ईथरनेट जो है बेसिकली वो भी ऐसे ही था कि ईथरनेट को अंडरस्टैंड करने वाले, और ईथरनेट में आसानियाँ इतनी हैं कि वो एक बहुत जल्दी से आदमी समझ सकता है और उसको ले आउट उसकी बना सकता है, इसलिए ईथरनेट ज़्यादा प्रिवेल कर गया है प्रैक्टिस के अंदर। और लोगों की मतलब प्रोफेशनल जो लोग थे उनकी प्रैक्टिस के अंदर ये ज़्यादा एक्सपर्टीज ईथरनेट में डेवलप हुई, लोगों को ज़्यादा आसानी इसमें लगी, तो ईथरनेट जो है वो मशहूर होना शुरू हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती गई, जिसकी वजह से बाकी जो हैं वो ऑप्शंस वो दुनिया की नज़र से ओझल होते गए, और इवेंचुअली ईथरनेट जो है वो अब समझा जाता है कि बस वो हमने जब कनेक्ट करना होगा नेटवर्क तो कैसे करेंगे, वो तार लगाएंगे और उसमें लैन कार्ड लगेगा, और वो ईथरनेट होता है। लेकिन दे आर मैनी अदर ऑप्शन। ठीक है जी बात चलें। तो ईथरनेट जो है उसकी एवोल्यूशन हुई है 1970 में, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट। उस वक्त जो है ये उसका फर्स्ट वर्जन था, उसको हमें कहते हैं स्टैंडर्ड ईथरनेट। और स्टैंडर्ड ईथरनेट जो है वो 10 Mbps का था। फिर उसके बाद इसकी बेसिकली 4 जनरेशन गुजरी है। फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट और 10 गीगाबिट, ये आपको मैंने लैब में भी बताया कि इसकी बेसिकली 4 जनरेशन। अब हम ये देखते हैं, ये वही बात है जो मैंने अभी की है, वन बाय वन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड इथरनेट क्या होता है? ये बेसिकली वो है जो सबसे पहला ओरिजिनल वर्जन जो था इथरनेट का, जो सबसे पहले प्रेजेंट किया गया, वो कहलाता है स्टैंडर्ड इथरनेट कहलाता है। और ये 10 Mbps पे बेसिकली वर्क करता है। इसकी जो डाटा रेट स्पीड है, इसकी खूबियाँ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक तो ये है कि ये 10 Mbps स्पीड प्रोवाइड करता है, डाटा रेट इसमें 10 Mbps है। अच्छा, 10 Mbps उस टाइम पे बहुत ह्यूज था, मतलब ऐसा था जैसे आपको आजकल ये कह रहे हैं 10 गीगाबिट पर सेकंड। आज के ज़माने में 10 गीगाबिट पर सेकंड एक अच्छा नंबर है, एक हैवी नंबर है। तो लेकिन उस वक्त 10 Mbps भी ऐसी ही था, 10 गीग किसने बात करती है, तो इट वॉज ह्यूज नंबर। CSM में CD इस्तेमाल होता है, मैक प्रोटोकॉल, जहाँ पे भी कोलिजन का ऑप्शन होगा, ये शेयर मीडियम होगा, वहाँ पे ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। यूटीपी और कॉक्स केबल इस्तेमाल होती है, कॉक्स मतलब कोएक्सियल केबल। अच्छा, इसमें जो फ्रेम का साइज है मिनिमम वो 64 बाइट का होता है, मैक्सिमम 15-18 यानी कि 15 से 18 बाइट का होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो दो एंड टू एंड अगर आप देखें, जो मीडियम की लेंथ हो सकती है वो 2500, ठीक है, ये बात मीटर तक हो सकती है। तो 2500 मीटर अच्छा खासा है, 2.5 किलोमीटर बनता है। इट्स ह्यूज नंबर, 2.5 किलोमीटर तक हो सकती है। अच्छा, इथरनेट का जो फ्रेम होता है वो किस, उसमें क्या क्या चीजें होती है अगर आप देखें, इसमें एक प्रीएम्बल है, एक SFD है जिसको कहते हैं स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। और ये क्या होता है? तो ये येलो पट्टी है, ये बेसिकली वो चीज है जो कि फिजिकल लेयर इस्तेमाल करती है। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक सीक्वेंस है 56 बिट का, 1010 अल्टरनेटिंग 10, यानी कि 1010101010101010 56 बिट्स होंगी और ऐसे ही होगा अल्टरनेटिंग 10101010, बस यही इसका सीक्वेंस है। ये जो 7 बाइट्स हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई अगर इसको 8 का लेगा, 56 बाइट का ये जो 56 बिट्स का जो ये प्रीएम्बल होता है, ये बताता है, ये दो फ्रेम्स के दरमियान में गैप होता है एक्चुअली। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है ये किसी से बिलोंग नहीं करता। अच्छा, SFD क्या होता है? स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। ये 101010 और उसके बाद डबल वन एंड। जब ये SFD है, वो फ्लैग नहीं पड़ा था आपने जो HDFC में, ये वही वाला फ्लैग है। तो यहाँ पे फ्लैग ये वाला है बेसिकली। तो फ्लैग वाली बिट्स जब आती हैं तो इसका मतलब है नाउ कम्स द फ्रेम, कि इसके खत्म होने के बाद जैसे ही ये 11 आएगा, और इस 11 के बाद जो नेक्स्ट बिट होगी वो फ्रेम से ताल्लुक रखती है। तो ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ फ्रेम को एक्चुअली एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, यू विल सी कि देयर इज नो एंड फ्रेम की कोई यहाँ पे वो नहीं है। फ्लैग हमने HDL में देखा था, HDL में शुरू में भी फ्लैग होता है और एंड पे भी होता है।
तो एक्चुअली यहाँ पे बस शुरू में फ्लैग है, एंड पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, इस CRC के बाद क्या होगा, इसके बाद वो प्रीएम्बल आएगा। प्रीएम्बल रहेगा कि ये गैप है दो फ्रेम्स के दरमियान में, कि ये वो हिस्सा जो किसी से बिलोंग नहीं करता, ये वो गैप है बेसिकली, जिसको आप इंटर फ्रेम स्पेस नहीं कहते, ये बेसिकली काइंड ऑफ वो चीज भी है। अच्छा, अब आप एक और यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके जो ये यहाँ से लेके और ये एंड तक, ये सारे का सारा आपका फ्रेम है जो कि लेयर 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर से बिलोंग करता है। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है। ये एड्रेस जो है कौन सा, ये मैक एड्रेस है, जिसको आप हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। वो जो मैक एड्रेस नहीं था जो हमने देखा था, जिसकी हमने लैब भी की थी शुरू में, ये वो एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट, सोर्स एड्रेस 6 बाइट, और ये 6 बाइट मतलब 48 बिट का होता है। ठीक है जी बात। यहाँ टाइप ये 2 बाइट की फील्ड है, यहाँ डाटा एंड पैडिंग है, और ये एंड पे वो CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो कि जिसको हम ट्रेलर कहते थे बेसिकली, ये वो है ट्रेलर है बेसिकली 4 बाइट का, जो कि एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये डाटा इसमें क्या है, डाटा और पैडिंग, ये वो है जो ऊपर लेयर 3 से डाटा नहीं आया था, पेलोड जिसको हम कहते हैं, ये वो पेलोड है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेंथ है, ये 1518 बाइट्स होगी। तो अगर आप देखें 6 और 6 12 और 2 14 और 4 18, तो ये 18 बाइट्स तो हेडर की हो गई और ट्रेलर की मिला के हो गई। तो बाकी जो बाइट्स हैं 1500 बाइट्स का डाटा इसमें पेलोड हो सकता है, यानी कि ऊपर से जो 1500 बाइट्स हैं वो ये कैरी कर सकता है, जो लेयर 3 से ये रिसीव कर रहा है। ये टाइप फील्ड क्या है, टाइप फील्ड ये है कि लेयर 3 पे किस प्रोटोकॉल ने ये डाटा लेयर 2 को दिया, इसकी बेसिकली एक यहाँ पे प्रोटोकॉल का नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो उसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जब आप डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो अब ये डाटा आपके पास जो यहाँ पे लोड मौजूद है, ये लेयर 3 पे किस प्रोटोकॉल के हवाले करना है। हम देखेंगे कि लेयर 3 पे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो अपना अगला क्वेश्चन ये होगा कि लेयर 3 पे किस प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है। तो लेयर 3 पे ये लेट्स से वो लेयर 3 के ऊपर IP प्रोटोकॉल है, उसके हैंड ओवर करो, तो यहाँ पे IP का नंबर लिखा होगा। अच्छा, तो वो बेसिकली IP का पैकेट है और IP प्रोटोकॉल के हवाले करना है, तो वो IP को उसके हवाले कर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे टाइप क्या है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। ठीक है जी बात। ओके, तो ये बेसिकली फ्रेम है इथरनेट का, और ये तकरीबन आप समझ लें कि चाहे इथरनेट हो, फास्ट इथरनेट हो, गीगाबिट इथरनेट हो, या फिर 10 गीगाबिट हो, ये फ्रेम का जो फॉर्मेट है यही रहता है, इसमें तब्दीली नहीं आती। कुछ चीज़ें आती है तब्दीली, लेकिन ज़्यादातर ये इस फ्रेम में नहीं आती। अच्छा, तो आप देखें ये वो आपके पास मैक्सिमम पेलोड 1500 बाइट्स होती हैं, ये वो 1518 बाइट्स हो गई, वो फिजिकल लेयर से ताल्लुक रखता है, ये डाटा लिंक लेयर से, सारी बात वही जो मैंने आपको बताई। ठीक है, इसको हम जरा छोड़ते हैं, आगे चलते। अब इम्पोर्टेंट बात एक और कर लेते हैं। अब जब आप इसको देखें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर आप जाएं, तो ईथरनेट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर तो आप करें कोएक्सियल केबल, तो जो केबल नेटवर्क होता है आपको पता है गली मोहल्लों में कैसे इस्तेमाल होता है, ये वही वाला केबल नेटवर्क है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, सारे के सारे नोड वहीं पे उसको वो ना टी लगाते हैं, केबल वाले आते हैं वो टी लगाते हैं वहाँ पे। टी क्या लगाते हैं, वो बेसिकली पंच करते हैं केबल को और उसके सेंटर में से वो एक टी बना के एक उसमें से वो निकालते हैं बेसिकली, एक और टैप करते हैं मीडियम को, टैप। ठीक है जी बात। तो वहां से कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो एक ही मीडियम के ऊपर इस तरीके से कनेक्शन हो रहा होता है। अब ये जो वायर है ये शेयर्ड है बिटवीन ऑल दीज नोड्स। तो येलो जो है बेसिकली सारे का सारा ब्लॉक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे का सारा एक ही नेटवर्क है। सिमिलरली अगर आप इसको यूटीपी केबल जो है, जो कि हमने कहा था शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो बेसिकली टीपी ज्यादा बेहतर है, ट्विस्टेड पेयर केबल अगर आप यूज करें यहाँ पर। ठीक है जी बात। तो फिर आप अगर और उसको अगर आप हब फिर वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे, ए को आपने यहाँ कनेक्ट किया, बी को, सी को, तो हर एक नोड जो है वो एक अलग पोर्ट जो है हब पे उसके साथ कनेक्टेड है। अब देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि सेंटर में एक डिवाइस और सब उसके साथ कनेक्टेड है, असल में ये ऐसे नहीं है, ये इफेक्टिवली ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जो हब है ये शेयर्ड है बिटवीन ऑल ऑफ दीज ABCDEFGH नोड्स। अगर ए जो है वो बी को सेंड कर रहा है डाटा, तो वो ए से डाटा निकलता है, हब के पास जाता है, और हब से वो बी की तरफ जाता है। लेकिन उस टाइम पे जब डाटा ए और बी के दरमियान में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ए टू बी कम्युनिकेशन हो रही है, नो अदर नोड कैन कम्युनिकेट। अगर उन्होंने किया तो कोलिजन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हब इज अ शेयर्ड मीडियम। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे किया था कोएक्सियल केबल के साथ, यहाँ पे सेम वही चीज है, हब। तो यहाँ पे वो एक बेसिकली एक लंबी तार थी, यहाँ पे लंबी तार नहीं है, यहाँ पे वो एक हब है, शेयर्ड मीडियम। ठीक है, एक एक डिवाइस बॉक्स मिल जाएगा, सारी नोड्स को आप उसमें प्लग इन करेंगे, ठीक है, पोर्ट्स के अंदर। लेकिन अंदर क्या है उसके,
अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक ही तार है, तो एक वक्त में एक ही पेयर कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि एक सेंडर हो सकता है और एक रिसीवर एक वक्त में एक ही नोड सेंड कर सकती है। असल बात ये है, एक वक्त में एक ही नोड सेंड कर सकती है, तो बाकी साइमल्टेनियसली सेंड नहीं कर सकते। अगर किसी और ने किया तो कोलिजन हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि जिस तरह ये सारे का सारा एक नेटवर्क था, तो ये भी सारे का सारा एक ही नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि ये सब जो है वो एक ही मीडियम को शेयर कर रहे हैं और एक ही उससे ब्लॉक करते हैं। इस ब्लॉक का एक खास नाम है जो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है बेसिकली कि ये होस्ट है, हब है, और ये केबल टैप है, जो भी वट। ठीक है जी, बात इसको देख लीजिए। अच्छा, एक्सेस मेथड अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड इथरनेट के अंदर CSMACD यूज किया गया विद वन परसिस्टेंट मेथड। अब ये बात हमें पता है कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। जस्ट ये पता नहीं चाहिए कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ। तो CSMACD विद वन परसिस्टेंट मेथड इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये एक चीज हम देखते हैं न्यूमेरिकल कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है स्टैंडर्ड इथरनेट। ठीक है, और वो है एफिशिएंसी है, फार्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 6.4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा ये है, alpha is the ratio of propagation delay to transmission delay. What is the worst case efficiency for standard ethernet? कि अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट फ्रेम हो, तो स्मॉलेस्ट फ्रेम का साइज कितना होता है जी? आपको याद है ना? 512 बिट्स, 512 बिट्स यानी कि 64 बाइट्स। अच्छा, एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वो कितना था? 2500 था, अभी हमें याद है। व्हाट इज द एफिशिएंसी फॉर 100 मीटर मैक्सिमम लिंक सेपरेशन? अगर 100 मीटर हो तो बस वो 2500 की जगह 100 आ जाएगा। पहले पार्ट ए में देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोपेगेशन डिले निकालेंगे कैसे? 2500 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये तो याद है ना आपको, डिस्टेंस ओवर स्पीड करते हैं तो ये 12.5 जो है ये आपके पास प्रोपेगेशन डिले आ गया। यानी 2500 किलोमीटर तक 1 बिट भेजने में इतना टाइम लगता है, इतना। अच्छा, ट्रांसमिशन डिले क्या है? वो ये है कि किस स्पीड से जो है वो आपका नोड जो है वो डाटा को सेंड कर ले। तो इसमें हमने देखा था कि डाटा रेट से, अगर आप देखें डाटा रेट क्या है हमारे पास? डाटा रेट है 10 Mbps, यही है ना? 10 Mbps है स्टैंडर्ड इथरनेट का, बिल्कुल 10 Mbps। 10 Mbps का मतलब क्या है? 10 मेगा बिट्स पर सेकंड। और मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। तो आपके 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बिट्स पर सेकंड। तो ये 10 इंटू 10 की पावर 6 क्या बन जाएगा? 10 रेज टू पावर 7। ये 10 रेज टू पावर 7 वहां से आया एक्चुअली। ये 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 था, तो वहां से ये 10 रेज टू पावर 7 हो गया। और ये 512 क्या है? ये नंबर ऑफ बिट्स है इन द पैकेट। जो स्मॉलेस्ट पैकेट का साइज फ्रेम है वो हमारे पास 64 बाइट होता है या 512 बिट्स होता है। तो आपने क्या किया? फ्रेम साइज को डिवाइड किया डाटा रेट से, तो आपको क्या मिल गया? ट्रांसमिशन डिले मिल गया 51.2 माइक्रोसेकंड। अब इन दोनों का रेशियो करना है। प्रोपेगेशन डिले को ऊपर रखना है, ट्रांसमिशन डिले को नीचे रखना है। तो ये जी 12.5 डिवाइड बाई 51.2, और ये आपका अल्फा की वैल्यू 0.24 आ गई। इसको आपने इस फार्मूले में पुट किया तो आपको जवाब मिला 39%। इसका मतलब क्या है कि जब किसी नोड को मीडियम मिल जाता है तो वो 39% ऑफ द टाइम उसको यूज कर रही होती है मीडियम को, 61% ऑफ द टाइम जो है वो मीडियम को यूटिलाइज नहीं कर रही होती है आपकी नोड। आगे बात, यानी आपने एक टाइम स्लॉट दी कि आप मीडियम आपको मिल गया और आपके पास 2 मिली सेकेंड डाटा सेंड करेंगे। ठीक है जी बात। तो वो 2 मिली सेकेंड में से 39% ऑफ द टाइम जो है वो डाटा सेंड करेगी, 61% ऑफ द टाइम जो है वो डाटा सेंड नहीं कर रही होगी। अब बजाहिर तो लग रहा है कि ये एफिशिएंसी बहुत कम है, लेकिन ये अर्ली पीरियड में ये इट वाज कंसिडर्ड गुड, क्योंकि अगर उसके पास मजीद डाटा सेंड करने के लिए होता तो वो सेंड करती। अब चूंकि उसके पास डाटा ही नहीं है, तो उसके पास जो उसको टाइम स्लॉट दी गई थी उसमें से उसने खाली 39% यूटिलाइज किया, बाकी यूटिलाइज नहीं किया। तो अगर आप स्लॉट इससे लेके किसी और को दे भी दें, तो चूंकि उस वक्त डिवाइसेस स्लो थी तो डाटा इतनी स्पीड से प्रोड्यूस नहीं होता था, इसलिए 39% वॉज कंसिडर गुड कि यार कोई बात नहीं, ये जब हमारे डाटा रेट्स बढ़ेंगे और डिवाइस के पास सेंड करने के लिए ज़्यादा डाटा होगा, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा जी? जब ज़्यादा डाटा होगा तो क्या होगा? प्रोपेगेशन डिले पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ट्रांसमिशन डिले पे फर्क पड़ेगा। क्यों? जब ज़्यादा डेटा होगा, डेटा ज़्यादा होने से क्या होगा? अगर आप गौर करें, ये 512 की जगह लेट्स से मैं कहता हूँ 1518 बाइट्स है, तो जब 1518 होगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। ऐसी है ना? तो जब ट्रांसमिशन डिले स्मॉल हो गया तो ये नीचे वाली वैल्यू स्मॉल हो गई, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू जो है वो अगर क्या होती है? अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है
तो एफिशिएंसी से उसका इन्वर्स रिलेशन है, तो एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। ठीक है जी बात, तो ये इसका मतलब है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, वो 100 के साथ आप खुद कर लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें तो इसकी 4 इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस T और 10 बेस F। 10 और 5 का क्या मतलब है, इसको बात कर लेते हैं। बेस का मतलब क्या है भी बात करें। 10 जो यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट करता है डाटा रेट, तो ये चारों टाइप के अंदर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड आपके पास, तो सॉरी 10 हाँ मेगाबिट्स पर सेकंड है आपकी वो डाटा रेट। एंड पे नंबर है 5 और 2, उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा उतना बेसिकली आपके मीडियम की लेंथ हो सकती है। तो 5 का मतलब है 5 × 100, 500 मीटर आपकी ये देखें लेंथ हो सकती है मीडियम की। और 2 × 100, 200 मीटर, असल में इफेक्टिवली 85 मीटर होता है, ये लेंथ हो सकती है। ये थिक कोआक्स केबल है, ये थिन कोआक्स केबल है, ये फर्क है दोनों में। अच्छा ये टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, तो वो जो आपने देखा था ना कि वो जो आपने हब लगा के जब आप यूज करते हैं तो वहां पे आप स्टैंडर्ड कौन सा यूज करेंगे, है वो इथरनेट, है वो इथरनेट ही है बेसिकली। आप चाहे कोई एक्सिल केबल से करें चाहे हब लगाए करें, हब लगाए करते हैं तो वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, उसका नाम है 100 बेस T। और उसमें आपके पास रेंज है वो 100 मीटर है। और इसमें दो बेसिकली यूटीपी का केबल, दो पेयर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है ना, बेसिकली 2 UTP, इसका मतलब क्या है, 2 पेयर ऑफ UTP केबल इसमें इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। ये है पेयर, नॉट 2 केबल्स। ये 10 बेस F, 10 बेस F का मतलब क्या है, F फॉर फाइबर। इसमें दो फाइबर की केबल इस्तेमाल होंगी और 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक ये मीडियम की लेंथ। तो ये फाइबर में अमूमन लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो सकते हैं। इनकोडिंग जो है इसके अंदर मैनचेस्टर इनकोडिंग है। हमने चैप्टर नंबर 4 छोड़ा था, उसके अंदर हमने ये लाइन कोडिंग की टेक्निक्स को छोड़ दिया था, इसलिए हम इसको इररेलेवेंट कंसीडर करते हैं अपने लेक्चर में कि ये बात चूंकि हमने पढ़ी नहीं है इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। बाकी यूजफुल चीज थी हमने डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इसमें आपके पास मीडियम होता है, एक ट्रांसमिशन और एक एक क्या है, एक एक पेयर ट्रांसमिशन के लिए और एक सॉरी एक केबल ट्रांसमिट करने के लिए और एक केबल रिसीव करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे होता है, एक ट्रांसमिट और एक रिसीव के लिए। 10 Mbps आपकी स्पीड है, तो ये इस तरीके से। और मैनचेस्टर इनकोडर इसमें लगा होता है, इसकी वजह से ये मैनचेस्टर इनकोडर क्या करता है, मैनचेस्टर इनकोडर बेसिकली आपके जो बिट्स हैं उनको सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो जो वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये सिंपल आंसर यही है कि इसका मकसद होता है कि वेव फॉर्म प्रोड्यूस करना जो एक्चुअली मीडियम पे ट्रेवल करती है। मीडियम पे 1010 तो ट्रेवल नहीं करता, मीडियम पे तो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है। तो वो जो बिट्स से सिग्नल जनरेट करना है, वो जो टेक्निक है उसे कहते हैं इनकोडिंग टेक्निक। और यहाँ पे मैनचेस्टर यूज की गई है। वेल इतना काफी है। अच्छा तो अगर आप देखें ये जी, 10 का मतलब क्या है 10 बेस 5 में, 10 का मतलब है 10 Mbps, 5 का मतलब है 500 मीटर, और बेस का मतलब है कि बेस बैंड सिग्नल डिजिटल सिग्नल है आपके पास। अच्छा आपको याद है कि बेस बैंड की हमने बात की थी कि अगर आप देखें जो सिग्नल आमतौर पे हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे हमारी वॉइस है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर हम क्या करते थे, इनको ज्यादा दूर तक लेके जाने के लिए हम बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करते थे एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, जिसको हम कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते थे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम कहते थे कि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और इस मल्टीप्लिकेशन के अमल को हमने कहा था कि ये मॉड्यूलेटिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, ठीक है जी बात, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और बहुत सारी है, बल बहुत सारी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बेस बैंड का मतलब ये है कि वो सिग्नल जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको बेस बैंड कहा जाता है, जो मल्टीप्लाई नहीं होता। उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल से, तो फिर आपको एक जो सिग्नल मिलता है वो कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। लेकिन यहाँ जो बेस बैंड मतलब ये हुआ जो सिग्नल आपने प्रोड्यूस किया, तो ये इसको जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिजिटल सिग्नल, आप डिजिटल सोर्स है कोई आपका, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस नहीं ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल ट्रेवल करेंगे, ये इसका मतलब है। अच्छा आगे चलते हैं। ये वो 10 बेस 2 की एग्जाम्पल आ गई, 185 मीटर हो सकता है एंड टू एंड। और देखिए यहाँ वो टी लगा हुआ है कि वो टैप करते हैं मीडियम को दरमियान में से इस तरह निकाल लेते हैं। ठीक है ये बात केबल से। ये वो टी आ गया, टी में क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी और हब होगी, हब के साथ आपके कंप्यूटर अटैच होंगे। ठीक है जी बात, हब के साथ, और पोर्ट्स उसमें होंगी। तो ये फाइबर में भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा, फाइबर में और फाइबर में ऐसे हो, तो यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे। ठीक है, इसमें भी दो केबल हैं और इसमें भी दो केबल हैं, अगर आप देखिए दो केबल, एक सैंड एक रिसीव केबल, फाइबर। अच्छा जब तो स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस की गई और उसको इवॉल्व किया गया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि वो बैकवर्ड कंपैटिबल हो
और जो नेक्स्ट वर्जन है वो हाई डाटा रेट को सपोर्ट करे। इस काम के लिए वो शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है कि शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ को यूटिलाइज किया गया। अगर आप देखें यहाँ पर तो शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ में अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेशन है लेट्स से कि यहाँ पे टाइम शेयरिंग है ना, तो ये स्लॉट T1 है, इसके दरमियान में खाली जो जगह है इसको T2 कह लेंगे, T3 कह लेंगे, T4, T5, T6, T7। तो जो स्टेशन 1 है वो टाइम स्लॉट T1, T3, T5 और T7 पे सेंड करता है, ये ऑड स्लॉट्स के, और दरमियान में वो सेंड नहीं करता, वो खामोश रहता है। और जो दूसरा स्टेशन था वो क्या करता है जी, वो इवन स्लॉट्स में सेंड करता है, T2, T4, T6 और T8 में वो अपना फ्रेम सेंड करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। तो इसेंशली क्या हो रहा है, इसेंशली कि जितना भी टाइम है उसका 50% जो है वो ये स्टेशन यूज कर रहे हैं और 50% ये यूज कर रहा है। यहाँ तो दो नोड थे ना टाइम शेयरिंग में, लेकिन अगर नोड ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हर किसी को टाइम कम मिलेगा, तो वो परसेंटेज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बेसिकली शेयरिंग में ये होता है नुकसान कि बेसिकली आपके जिस तरह नोड बढ़ेंगे तो टाइम स्लॉट्स जो है वो हर श्रिंक होती रहेंगी, और ये शेयरिंग की वजह से बैंडविड्थ जो है वो हर यूजर को कम से कम मिला करेगी। तो ये एक मसला है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको दिखाया गया कि अगर आप एक ही तार के ऊपर ये 12 कंप्यूटर दिखाए गए डाल दे, तो ये 12 के 12 जो सिस्टम है ये एक ही केबल को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस मीडियम इज शेयर्ड बिटवीन दीज 12 नोड्स। तो इससे क्या इशू हुआ, इससे इशू ये हुआ कि हर एक को टाइम कम मिल रहा है, वो डाटा कम सेंड कर सकता है। इसका इसको सद्भाव करने के लिए क्या किया गया कि समहाउ ऐसा हो जाए कि इसको हम लिंक को ब्रेक करें ताकि ये 6 अलग हो जाए, वो 6 अलग हो जाए। तो दरमियान में एक ब्रिज इस्तेमाल किया गया, इसको ब्रेक करके। ब्रिज एक बेसिकली काइंड ऑफ स्विच था जो हब से एडवांस था। ठीक है जी, बात क्या था जी, हब से एडवांस वर्जन। इसकी जो इसने क्या किया कि ब्रिज कर दिया और दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि इधर वाले जो 6 हैं वो इस केबल को शेयर कर रहे हैं और इधर वाले इस केबल को शेयर कर रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो यहाँ पे जो बैंडविड्थ है वो सिर्फ इन 6 में तकसीम हो गई, और यहाँ जो अवेलेबल बैंड थी वो इन 6 में तकसीम हो गई। तो पहले वो 12 में तकसीम थी बैंडविड्थ, अब वो बैंडविड्थ 6 में। तो डेफिनेटली इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हर नोड को अब बेहतर डाटा रेट मिलेगा, क्योंकि उसको बेहतर शेयरिंग ऑफ बैंडविड्थ मिल रही है, ज़्यादा उसको अच्छा, उसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा बैंडविड्थ मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी इससे। तो देखिए आप एक डिवाइस चेंज करने से कितना फर्क पड़ा कि पहले एक केबल थी, दरमियान में एक ब्रिज लगाया, उसको डिवाइड किया, तो कितना फर्क पड़ गया। अच्छा, इसको आप आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो अगर आप देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कोलिजन डोमेन का, हम इसको इससे समझते हैं, फिर इस पे हमने मजीद इस बात भी करनी है। पहली तो बात यह कि अगर आप देखें इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इस चीज को, ये जो पूरी एक केबल दिखाई गई है, या तो आप कहें कि ये कोएक्सियल केबल है और उसके साथ ये सारे टैप करके आपने 12 के 12 कंप्यूटर लगाए। अब अगर कोई एक कंप्यूटर सेंड कर रहा है डाटा इस केबल पे और कोई और सेंड करेगा तो इट विल बी अ कोलिजन। तो कोलिजन डोमेन एक ऐसा एरिया ऑफ नेटवर्क कहलाता है जिसके अंदर अगर कोई एक नोड सेंड कर रही है और अगर किसी और ने सेंड कर दिया तो क्या होगा जी, क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी। तो कोलिजन डोमेन की डेफिनेशन ये है कि वो रीजन या वो एरिया ऑफ नेटवर्क विद इन विच इफ वन नोड इज ट्रांसमिटिंग, ठीक है, सही है, while one node is transmitting, if any other node in the network tries to transmit, it will cause collision in the network। तो इसलिए हर किसी को खामोश रहना होगा। तो वो कोलिजन डोमेन का इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझते हैं कि कोलिजन डोमेन जितनी छोटी हो उतना बेहतर है ना, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें एक सेंड कर रहा है और ये 12 है टोटल, एक सेंड कर रहा है 11 खामोश है, ठीक है, फिर एक वक्त में एक सेंड करो 11 खामोश रहेंगे। इसका मतलब यह कि जितनी बड़ी कोलिजन डोमेन होगी आपका जो बेसिकली नंबर ऑफ यूजर हैं जो वेटिंग में होंगे उतने ज्यादा होंगे और नेटवर्क आपका एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, इसका बेहतर हल क्या है कि हमें ये जो कोलिजन डोमेन है, जो येलो पट्टी है, देखिए ये येलो बॉक्स दिखाया गया, इसको हम कोलिजन डोमेन कहते हैं, ये जितनी स्मॉल हो उतना अच्छा है। तो कोलिजन डोमेन को ब्रेक करने के लिए भी ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रिज क्या करता है, ब्रिज वो चूंकि डिवाइड कर देता है। अब जो ये मीडियम है वो सिर्फ इन तीन के दरमियान में शेयर है, ये मीडियम इन तीन के दरमियान में, ये मीडियम इन तीन के दरमियान में, और ये मीडियम इन तीन के दरमियान में। वही 12 कंप्यूटर हमने, अच्छा ये जो तार थी यहाँ से ये एक पोर्ट
और ये अलग पोर्ट और ये अलग पोर्ट, तो 4 पोर्ट्स आपने ब्रिज की यूज की और इसको आपने कोलिजन डोमेन को 4 टुकड़े कर दिया, इसके 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब जो कोलिजन होनी है वो इस येलो बॉक्स में होनी है, यानी कि अगर आप कोई एक नोड यहाँ पर डाटा सेंड कर रही है तो इन दो को खामोश रहना होगा साइमल्टेनियसली, ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन जब ये नोड ट्रांसमिट कर रही है इनमें से, अगर आप देखें, इफ दिस नोड इज ट्रांसमिटिंग, तो ये दो नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन क्या ये नोड कर सकती है इनमें से कोई? जी। तो लेट्स से ये नोड ट्रांसमिट कर रही है तो उस वक्त में ये नहीं कर सकती, ठीक है जी बात। और इधर से लेट्स से ये ट्रांसमिट कर रही है, ये दो नहीं कर सकती, और इधर से ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये दो नहीं कर सकती। अब अगर आप देखें एक ही वक्त में कितनी नोट सेंड कर रही है, 1 2 3 4। तो आपके इस नेटवर्क में जहां पर पहले सिर्फ, अगर आप देखें विदाउट ब्रिज क्या था, एक वक्त में एक सेंड कर रही है और बाकी सब क्या है, खामोश, ये सेंड नहीं कर रही, क्योंकि सेंड किया तो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगी। अब क्या है, साइमल्टेनियसली 4 सेंड कर सकती है, तो परफॉर्मेंस बेहतर हो गई ना आपकी, कि आपको ज़्यादा, यूजर को ज़्यादा मौका मिला डाटा सेंड करने का, और अब आपके पास जो है वो और एक और फायदा हुआ कि कोलिजन डोमेन जो है वो अब श्रिंक होके इतनी सी रह गई है। ये एक अलग, यानी कि अब आप ये कह दें, बेसिकली कह सकते हैं हम यहाँ पर कि ब्रिज ने क्या किया, कोलिजन डोमेन को बेसिकली तकसीम किया, डिवाइड। तो अब ब्रिज डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है कि अब ब्रिज डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन। अच्छा, ब्रिज और स्विच में जो है वो टेक्निकली फर्क तो है, लेकिन इस तरह आप देखें यहाँ पर बिहेवियरली कोई फर्क नहीं है, काम एक जैसा करते हैं दोनों, ठीक है जी बात। तो आप समझ लें कि यहाँ स्विच भी है, तो आप ये देखें कि जो स्विच है या ब्रिज है, ये क्या करते हैं, कोलिजन डोमेन को श्रिंक करते हैं, कोलिजन डोमेन को डिवाइड करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखें, हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिज की ये वाली पोर्ट है, ये वाली पोर्ट, ये एक अलग कोलिजन डोमेन है, ये वाली पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन है, ये वाली पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन है, और ये वाली पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले यहाँ पर 1 सिंगल कोलिजन डोमेन थी, और अब यहाँ पे कितनी है जी, 4 है, एक कोलिजन डोमेन, 2 3 एंड 4। तो अब आपके पास 4 कोलिजन डोमेन है, पहले कितनी थी, पहले आपके पास एक ही थी, तो कोलिजन डोमेन आपने डिवाइड की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब ब्रिज डिवाइड्स कोलिजन डोमेन, और ये भी कह सकते हैं कि एवरी पोर्ट ऑफ द स्विच इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। आई समझ बात, एवरी पोर्ट ऑफ द ब्रिज इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, यानी ये पोर्ट जो है, जो इसके आगे नेटवर्क कनेक्ट है, वो एक सेपरेट डिवीजन प्लेन है, और इसमें जो यहाँ पोर्ट है ये एक सेपरेट है, तो ये मिक्स नहीं है। तो दोनों बातें सही है। पहली बात कि ब्रिज डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन, बिल्कुल ठीक है। एवरी पोर्ट ऑफ द ब्रिज इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, ये बात भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और कर लेता हूँ जो कि जरूरी है, ये जो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है यहाँ पे, ये कैसे इंप्लीमेंट की गई होगी। अगर तो ये कोएक्सियल केबल है तो ये तो केबल ऐसे ही आ रही होगी और ये शेड होगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पर एक हब लगाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पे ये नहीं होता, ये वाली केबल नहीं होती, बल्कि ये केबल यहाँ से आ रही होती है, ये सीधी फीड होती है एक हब के अंदर, ठीक होगी बात जी, ये एक हब के अंदर जाती है, हब। तो यहाँ पे तार नहीं होगी, बल्कि क्या होगा जी, एक हब होगा, और हब की एक पोर्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, एक पोर्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, और एक पोर्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये तीनों कंप्यूटर अब एक हब के साथ कनेक्ट है, ऐसे ही है। और हमने क्या बात की थी कि हब जो है वो क्या है, हब हब तो शेयर्ड मीडियम है, यानी कि अगर ये तीनों कंप्यूटर हब के साथ कनेक्टेड हैं तो दिस हब इज शेयर्ड बाय दीज 3 नोड्स, यानी इनमें से एक वक्त में एक ही सेंड करेगा, बाकी दो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हब एक वक्त में एक ही नोड का डाटा ट्रांसफर कर सकता है, बाकियों को नहीं कर सकता। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आपको एक तार नजर आ रही है, ये तार ऐसे नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे नहीं है, तो जो दिखाने के लिए, दिस इज प्रैक्टिकली इज अ हब, ये एक हब होती है बेसिकली, और ये शेयर्ड मीडियम होता है बिटवीन दीज 3 नोड। तो अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका मतलब जो है कि ये कंप्लीट हब जो है ये इस पूरी कोलिजन डोमेन का हिस्सा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये सिमिलरली यहाँ भी एक हब होगी, यहाँ भी एक हब होगी, यहाँ भी एक हब होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हब जो है, हब जो डिवाइस है, हब वो इज अ कंप्लीट कोलिजन डोमेन, यानी कि हब की ऑल पोर्ट्स जो हैं, तमाम की तमाम पोर्ट्स वो एक ही कोलिजन डोमेन से बिलोंग करती हैं, ठीक है जी बात।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी पोर्ट ऑफ द हब बिलोंग्स टू द सेम कोलिजन डोमेन। ठीक है जी बात। तो एक हब जो है हाँ, एवरी हब इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, ये भी कहा जा सकता है कि हर हब जो है वो एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हब तो कंप्लीट पूरी की पूरी उसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो एक सिंगल कोलिजन डोमेन में आती है। ठीक है जी बात। एवरी पोर्ट ऑफ हब बिलोंग्स टू अ सिंगल कोलिजन डोमेन, जिसका यहाँ दिखाया गया। लेकिन एवरी पोर्ट ऑफ द ब्रिज और स्विच इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, ये बात भी हमने कर ली। तो ये हमें बेसिकली फर्क पता चल रहा है कि हब और ब्रिज में एक्चुअली फर्क क्या है। हब बिलोंग्स टू द सेम कोलिजन डोमेन, ठीक है जी। बट ब्रिज में क्या है कि एवरी पोर्ट ऑफ द ब्रिज इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, और हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज डिवाइड्स द कोलिजन डोमेन। ठीक है जी बात। जबकि हब डिवाइड नहीं करता, बल्कि हब जो है वो कंप्लीटली सारे का सारा जो है वो एक डोमेन से ही बिलोंग करता है। हब बिलोंग्स टू द सेम कोलिजन डोमेन। ठीक है बात, कंप्लीटली सारे की सारी पोर्ट्स सेम कोलिजन डोमेन में होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये बात आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कोलिजन डोमेन क्या होता है और इसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये है जी कोलिजन डोमेन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि स्विच और ब्रिज जो है वो कोलिजन डोमेन को तो डिवाइड करते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो बड़ा जबरदस्त यहाँ पे दिखाया नहीं गया। अगर ये एक नोड ब्रॉडकास्ट करती है, ये वाली नोड, तो ये ब्रॉडकास्ट इन सब को मिलती है, इसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो हब जो है वो बिलोंग्स टू द सेम कोलिजन डोमेन, और ब्रिज की जो पोर्ट है, हर पोर्ट वो एक अलग कोलिजन डोमेन है, और ब्रिज जो है वो कोलिजन डोमेन को डिवाइड करता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें, ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ जाएगी। तो अगर ये एक नोड आपके पास ब्रॉडकास्ट करती है, जैसा ये एक नोड है, तो वो ब्रॉडकास्ट जो है वो इसने ब्रॉडकास्ट की, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ कि ब्रॉडकास्ट इसने सेंड की, ये ब्रॉडकास्ट इसको मिलेगी, मैं एक ही लाइन खींचता हूँ, इन सब को मिलेगी जी, ये ब्रॉडकास्ट इन सब को मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास डोमेन नजर आ रही है, ना सिर्फ ये कोलिजन डोमेन है, सी डोमेन लिखता हूँ, बल्कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन भी है, इन शॉर्ट में बीडी लिखता हूँ। यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होगी, वो एरिया ऑफ नेटवर्क के जहां पे अगर कोई एक नोड ब्रॉडकास्ट करे, तो वो नोड वो ब्रॉडकास्ट जहां तक जाएगी नेटवर्क में, वो तमाम हिस्सा नेटवर्क का क्या कहलाएगा, तो ये सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन जाती है, वो सारा पोर्शन ऑफ द नेटवर्क। तो अगर आप यहाँ देखें इस वक्त वीडियो ब्रिज में क्या हो रहा है कि अगर एक नोड ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट तमाम नेटवर्क में फैला दी जाती है। तो ये सारी की सारी सिंगल कोलिजन डोमेन भी है और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन भी है। अच्छा, अब यहाँ पे अहम बात अगली, ब्रिज क्या करता है। अगर इस नोड ने ब्रॉडकास्ट की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो डेफिनेटली इन दोनों को तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन जब वो स्विच के पास आएगी, तो स्विच क्या करता है, यानी कि ब्रिज क्या करता है, ब्रिज फॉरवर्ड्स ब्रॉडकास्ट, ब्रिज डू नॉट स्टॉप द ब्रॉडकास्ट। यानी वो ब्रॉडकास्ट वो अपनी तमाम पोर्ट्स पे फैला देगा, वो इधर भी भेज देगा तो इन सबको मिल जाएगी, इधर भी भेज, यानी कि इस तरफ भी भेजेगा, ये इस तरफ भी भेज देगा, तो ये इस तरफ इन सबको मिल जाएगी, और यही ब्रॉडकास्ट जो है वो इस तरफ भी भेज देगा, तो ये इन सबको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रिज डू नॉट स्टॉप ब्रॉडकास्ट। इस लिहाज से हम कहेंगे कि यहाँ पे कोलिजन डोमेन तो सेपरेट हो गई है, बट अभी भी ये सारी की सारी क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, कि ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी एक ही है। ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो आपकी डिवाइड नहीं हुई। तो अब ब्रिज डिवाइड्स कोलिजन डोमेन, बट इट डू नॉट डिवाइड्स ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट ब्रिज और स्विच फॉरवर्ड्स ब्रॉडकास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि a complete switch belongs to a single broadcast domain। जिस तरह वो complete hub belongs to single collision domain था, बिल्कुल ऐसे ही जो एक पूरा का पूरा स्विच होता है, it belongs to the same broadcast domain, और single broadcast domain वो एक ही से belong करता है, उसमें सेपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है जी बात। अच्छा, ये तो हो गई ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन की बात की क्या होती है। अब बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट रोकेगा कौन, ये तो फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी ब्रॉडकास्ट। हाँ, इसका जवाब ये है कि ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में नहीं फैलती। असल में राउटर जो होता है, राउटर, ये राउटर है आपके पास, ऐसे गोल में नहीं लिखा आर, ये एक राउटर है, आर लिखता हूँ दरम्यान में, ये आर राउटर है, ये एक पोर्ट है इसकी, ये दूसरी पोर्ट है, ये थर्ड, और ये फोर्थ पोर्ट। इस तरफ आगे जाके ये किसी एक स्विच से कनेक्टेड है ऐसे करके, और फिर वो स्विच आगे किसी और स्विच से कनेक्टेड है, और फिर उसके आगे दो स्विच और हैं, तो ये पूरा एक स्विच का नेटवर्क है। ये इस तरफ, ये आपका पूरा एक। अच्छा हाँ,
इनको हम सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये एक अलग सेगमेंट है नेटवर्क का, ये एक अलग सेगमेंट। तो बेसिकली नेटवर्क यानी कि जो कोलिजन डोमेन है, ये ब्रिज, इसको हम सेगमेंट कहा जाता है। इसको बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये वो है नेटवर्क है, यानी कि उसने नेटवर्क के दो चार हिस्से कर दिए, नेटवर्क के नहीं किए, उसने एक नेटवर्क के चार सेगमेंट कर दिए हैं। तो सेगमेंट का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। इसको 4 डिफरेंट नेटवर्क नहीं कहेंगे, 4 सेगमेंट्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि राउटर के इस तरफ जो इंटरफेस था, ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। और इस तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही एक अलग नेटवर्क होगा, इस तरफ एक अलग नेटवर्क होगा, और इस तरफ एक अलग नेटवर्क होगा। यानी कि राउटर का हर इंटरफेस एक अलग नेटवर्क होता है। देखें ये सारी बातें ना बड़ी अहम है। मैं दोबारा बताता हूँ। हब बिलोंग्स टू द सिंगल कोलिजन डोमेन and bridge belongs to single broadcast domain, or every port of the switch, ठीक है ना, belongs to a single broadcast domain। यानी कि bridge divides collision domain, कि उसकी हर पोर्ट एक अलग collision domain होती है। but a switch belongs to a single broadcast domain, कि उस वो सब ब्रॉडकास्ट को ही रोकता है, इसलिए वो सारे का सारा जो है वो collision domain। तो यहाँ 4 बन गई, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी एक ही है। यानी ब्रॉडकास्ट किसी एक कंप्यूटर ने भी की तो इन चारों सेगमेंट्स के अंदर वो फैल जाएगी। तो लेकिन राउटर के बारे में क्या है कि एवरी पोर्ट ऑफ द राउटर इज अ सेपरेट नेटवर्क। यहाँ सेगमेंट नहीं कहेंगे, यहाँ नेटवर्क कहेंगे कि वो एक अलग नेटवर्क। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एवरी पोर्ट ऑफ द राउटर इज अ सेपरेट नेटवर्क, एक अलग नेटवर्क है। दूसरे नंबर पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक कंप्यूटर लगा हुआ था इसके साथ, ये इस कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट की, वो ब्रॉडकास्ट इधर सबको मिल गई, इधर गई इसको मिल गई, यहाँ गई इसको मिल गई, तो इसने भी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड की, इसने भी की, इसने भी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड की, इसने भी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड की। करते करते वो जो ब्रॉडकास्ट थी वो यहाँ राउटर तक पहुंची इस इंटरफेस पे। राउटर ने देखा ये तो ब्रॉडकास्ट का पैकेट है, तो राउटर ने उस ब्रॉडकास्ट के पैकेट को स्टॉप कर दिया। उसने इधर, इधर और इधर अपने बाकी तीनों इंटरफेस को उसको फॉरवर्ड नहीं किया। तो राउटर के बारे में कहेंगे अ राउटर स्टॉप्स ब्रॉडकास्ट, अ राउटर डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, अ राउटर डिवाइड्स नेटवर्क्स, एंड एवरी पोर्ट ऑफ द राउटर इज अ सेपरेट नेटवर्क। जैसे ब्रिज किसको डिवाइड करता है, ब्रिज डिवाइड्स कोलिजन डोमेन, ठीक है, बट ब्रिज बिलोंग्स टू अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसी तरीके से a router divides networks and it stops broadcast, ये इसके बारे में कहा जाएगा। तो उसका हर एक जो इंटरफेस है वो एक अलग नेटवर्क है और वो एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो आप कह सकते हैं कि एवरी पोर्ट ऑफ द राउटर इज अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट, नहीं कि ये इसको अगर हम 1 BD कह लें, ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर 1, तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर 2 हो जाएगी। फिर ऐसे ही है ना, वो 1 थी 2 हो जाएगी, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन नंबर 3 हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखें ब्रॉडकास्ट जो है वो, कि राउटर की हर पोर्ट जो है वो इज अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। जिस तरह ब्रिज की हर पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन थी, राउटर की हर पोर्ट क्या है, एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन, और वो ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। ये अहम बात थी जो कि हमने हिस्ट्री रखी। हमें नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली है, तो इसको आप लेक्चर को सुने बार बार ताकि आपको ये बातें क्लियर हो। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। ओके, स्विच इथरनेट, ये सारी बात हुई है कि स्विच जो है वो स्विच और आउट ब्रिज में कोई फर्क नहीं, हमने बात कर ली। उस तरह जैसा ये येलो दिखाया गया कि ये एक अलग कोलिजन, तो स्विच की भी हर पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है, लेकिन ये सारे का सारा जो है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, ये भी पता लग गया। आमतौर पे इथरनेट स्विच फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, जहाँ पे वो ट्रांसमिट और रिसीव के लिए अलग अलग तारें इस्तेमाल करता है, सेपरेट पेयर ऑफ केबल इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पे ऐसे हो रहा होता है वहां पे हम कहेंगे कि आपका इथरनेट फुल डुप्लेक्स मोड में है। और फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर कोई जरूरत नहीं होती किसी भी मैक एड्रेस प्रोटोकॉल, क्योंकि कोई भी नोड जब चाहे ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि आप देखें ना, इसके पास ट्रांसमिट करने के लिए अलग तार है, रिसीव करने के लिए अलग तार है, तो ये जब चाहे ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि इसको मीडियम एक्वायर करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, रिसीव करने के लिए उसके पास अलग तार है और सेंड करने के लिए अलग तार, इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे चलते हैं, फास्ट इथरनेट। तो फास्ट इथरनेट जो 90s में किया गया, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी स्पीड बढ़ाई गई, 100 Mbps कर दी गई, और बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम रखी गई। ठीक है जी, तो मैक सब लेयर वाज लेफ्ट अनचेंज, ये इंपॉर्टेंट बात थी, और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए जरूरत थी। अब ये तेज हो गया है तो इसको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए थोड़ा स्लो काम करना पड़ेगा। तो कोई फास्ट जो डिवाइस थी वो स्लो तो हो सकती है, लेकिन स्लो डिवाइस को फास्ट तो नहीं कर सकते ना आप, तो इसलिए ये बैकवर्ड कंपैटिबल था। इसमें भी CSMACD इस्तेमाल किया गया, और जो फ्रेम का मिनिमम मैक्सिमम साइज है वो सेम रखा गया, वही बात है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेटवर्क जो है वो 10 टाइम्स शॉर्टर हो गई। अब जो आपके दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर होना चाहिए, 250 मीटर्स, 250 मीटर। लेकिन आमतौर पे हम 100 मीटर से ज़्यादा नहीं करते फास्ट इंटरनेट के अंदर, टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन अलाउड जो है वो 250 मीटर है, लेकिन 200, ये डिपेंड करता है कि फिर आपकी तार की क्वालिटी क्या है। लेकिन आमतौर पर जो हमारे पास कैटेगरी 5 की केबल्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हम 100 मीटर से ज़्यादा इसको लेंथ नहीं देते। अच्छा जी, तो ये तो 100 एम की बात कर रहा है सिंपल। ये वो बात कर रहा है कि इसकी जो वर्जन जो है वही। अब 100 बेस टी एक्स, 100 वही बता रहा है, 100 Mbps की स्पीड है, और टी एक्स क्या है, टी एक्स स्टैंड फॉर, वही टी स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, असल में टी एक्स और T4 है, तो ये दो वर्जन है इसके। तो टी एक्स में क्या होता है, दो यूटीपी के पेयर इस्तेमाल होते हैं, दो यूटीपी के केबल के पेयर इस्तेमाल होते हैं सिर्फ, एक सेंड के लिए एक रिसीव के लिए। और ये तो वो कोडिंग टेक्निक है जो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 बेस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स स्टैंड फॉर फाइबर, और वो भी फाइबर के दो उसमें एक सेंड एक रिसीव के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए 100 बेस T4 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार आपके पास जो है ना वो पेयर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना 4, ये 4 केबल नहीं है, 4 पेयर ऑफ केबल, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 केबल नहीं है, 2 पेयर ऑफ केबल। तो चार का मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी वो जो लैन केबल होती है उसको आप छीलें, जो ईथरनेट केबल मिलती है बाजार से, उसमें उसमें चार पेयर मिलते हैं। तो 100 बेस T4 के अंदर चारों के चार इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक तो सेंड, एक पेयर सेंड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए, एक आईपी टेलीफोन के लिए होता है, और एक पावर ओवर इथरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली जो ये एडवांस फीचर है उसके लिए फिर आपको T4 यूज करना होगा, ये टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। अगर आपका जो स्विच है वो पावर ओवर इथरनेट को यूज सपोर्ट करता है, तो उसने बेसिकली क्या किया हुआ है, 100 बेस T4 को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ लिखी है, मैक्सिमम मीडियम की लेंथ लिखी हुई है, वायर्स नंबर लिखी है, इनकोडिंग टेक्निक जो है वो चूंकि हमारे उसमें नहीं उसकी अभी हमने हमारे स्कोप से बाहर है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद गीगाबिट आ गया। गीगाबिट में क्या हुआ अगेन, तो 802.3Z ये स्टैंडर्ड जो है ये गीगाबिट प्रोटोकॉल का है। अब इसमें जो स्पीड आपने बढ़ा दी, अगेन ये भी बैकवर्ड कंपैटिबल है। इसमें आपने वही एड्रेस वही रखे, मैक एड्रेस, फ्रेम का फॉर्मेट, मैक्सिमम मिनिमम लेंथ को सेम रखा, उसको चेंज नहीं किया, ताकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रहे। तो अगर एक पोर्ट 100 एमबीपी 1 गीगाबिट की पोर्ट है, तो वो 100 एमबीपीएस में भी ट्रांसमिट कर सकती है, 10 एमबीपीएस में भी कर सकती है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नामकबूल बात होगी कि आप 1 गीगाबिट की पोर्ट लें और फिर उससे काम लें 10 एमबीपीएस वाला। तो ये तो उसको आपने शायद उसका 10वां हिस्सा भी, 1000वां हिस्सा बन, ये जो है ना 100वां हिस्सा बनता है 10 एमबीपीएस 1 जीबीपीएस को, तो 100वां हिस्सा उसका यूज कर रहे हैं। बाकी जो 90 हिस्से हैं वो तो ज़ाया हो रहे हैं, 9 हिस्से हैं। तो द गोल ऑफ क्या है जी, अच्छा है एक और बात, गीगाबिट जो फास्ट इथरनेट में और दूसरी में हमने स्टार और हब दोनों हो सकती है, लेकिन गीगाबिट के अंदर सिर्फ स्टार टोपोलॉजी अलाउड है, बस टोपोलॉजी अलाउड नहीं है। यानी कि सेंटर में स्विच होगा और उसके साथ आपके सारे कंप्यूटर अटैच होंगे, इसमें हब की गुंजाइश भी नहीं है, हब की भी नहीं है। ऑल्दो हब हो सकती है, हब होने से क्या नुकसान होता है, हब होने से आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो हाफ डुप्लेक्स हो जाती है, क्योंकि एक वक्त में एक नोट सेंड कर सकती है, तो और साइमल्टेनियस सेंड और रिसीव नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली जब नहीं हो सकता तो हम कहते हैं ऐसा कनेक्शन जिसमें एक वक्त में खाली सेंडिंग हो सकती है, रिसीविंग नहीं हो सकती साथ साथ, तो इसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो हब की वजह से आपका जो मीडियम है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में चला जाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, स्विच इस्तेमाल करते हैं, हब इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका जो नेटवर्क होगा वो फुल डुप्लेक्स मोड में चलेगा और आप साइमल्टेनियसली सेंड रिसीव कर पाएंगे। और उस वक्त आप अगर देखें, आपको किसी मैक एड्रेस प्रोटोकॉल की यानी कि किसी CSMACD की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हब लगाते हैं, हब में चूंकि कंटेंशन होगी,
कोलिजन होगी तो फिर वहां पे बेसिकली आपका जो ईथरनेट है वो किस मोड में चला जाएगा, वो हाफ डुप्लेक्स मोड में चला जाएगा और वहां पे CSMA CD फिर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी बात, तो ये एक अहम बात है। तो फिजिकल लेयर जो है वो उस पर तो वही है कि कोडिंग वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो ये कोडिंग इस्तेमाल की 2 फाइबर या 2 STP होती है उस तरह की, और 4 वाला ऑप्शन भी इसमें है कि 4 में डाटा सेंड और रिसीव हो सकता है, ये सारे इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें वो इसके भी 4 बेसिकली अगर आप देखें तो SX स्टैंड्स फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है जी बात ये, और LX स्टैंड्स फॉर लॉन्ग या लार्ज वेवलेंथ, ये फाइबर के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों। CX स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और T4 जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, आगे ये मीडियम की लेंथ लिखी हुई है और ये नंबर ऑफ पेयर ऑफ केबल, ये पेयर है, ये केबल नहीं है, वायर्स नहीं है, पेयर ऑफ केबल, तो 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर और ये 4 पेयर, यानी कि पूरी की पूरी 8 की 8 केबल्स वो जो आपके पास उसमें होती हैं एक तार के अंदर, उनको इस्तेमाल करता है ये T4 वाला। लास्ट स्टैंडर्ड इथरनेट जो है इससे अब हम चलते चलते कहाँ पहुंच गए हैं, 10 गीगाबिट इथरनेट पे पहुंच गए हैं, 10 Gbps वाला जो है। तो ये तो आजकल जो है बेसिकली कॉमन नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये बैकबोन में इस्तेमाल होता है, डाटा सेंटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसमें डिस्टेंस भी देखें, अगर आप देखें कम हो गया, अगर आप STP में देखें ना 25 मीटर तक आ गया और यहाँ पे 100 तक आ गया, तो अलाउड इसमें जो है ना बेसिकली डिस्टेंस वो उस पर फर्क पड़ा है। जो जो आप स्पीड बढ़ाते हैं तो अलाउड डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली कम होता जाता है, क्योंकि उसका मतलब मकसद ये होता है कि हाई डाटा रेट का मकसद होता है डाटा ज्यादा से ज्यादा सेंड करना। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस होंगे तो प्रोपेगेशन डिले इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप फिर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये नुकसान से बचने के लिए हम कहते हैं कि जितना हाई डाटा रेट हो उतनी क्लोज डिवाइसेस होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से डाटा सेंड करें, क्योंकि वहाँ मकसद यही है। तो इसलिए 10 Gbps जो है ना वो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल नहीं होता, वो कोर में, नेटवर्क कोर में इस्तेमाल होता है, ये डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होता है, ताकि जहाँ पे आप जो नोड्स हैं वो क्लोज क्लोज होती हैं और जरा एक ही रैक में लगी हो, ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा डाटा सेंड हो सके, जहाँ पे 1 या 2 मीटर का फासला होता है नोड्स के दरमियान में। ठीक है जी। तो अ, ये कॉपर वायर से कर सकते हैं, कैट 6 केबल अगर आप लगा लें, लेकिन 100 मीटर से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे इसकी लेंथ, इससे अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें ओनली फुल डुप्लेक्स मोड है। अगर आप देखें ना 10 गीगाबिट का आप एक नोड सॉरी इंटरफेस ले लें और उसको आप आगे एक हब लगा के उसको बिल्कुल आप मतलब उसको हाफ डुप्लेक्स पे ले आए, तो फिर देखिए ये कॉस्टली नोड होती है, ऐसे नहीं है। ये जो अगर आप लैंड कार्ड लें 10 Gbps वाला, तो आपको ये इसकी कॉस्ट तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होगी उस गीगाबिट वाले से। अब इतनी हाई कॉस्ट पे करके आपने नोड ली और बाद में आपने उससे काम क्या लिया, हब लगा दिया, अगर उसका डाटा रेट सारा आपने बिल्कुल हाफ डुप्लेक्स पे ले आए, तो ये तो फायदा ना हुआ। इसलिए उसने अलाउ ही नहीं किया कि इसमें हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर फाइबर का सेगमेंट यूज करते हैं आप, फाइबर केबल यूज करते हैं, तो फिर 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं फाइबर के लिए। फाइबर के लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट करता है, इसलिए तो ये इसका खुलासा है ये सारा कि 10 Gbps जो है वो क्या करता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो 2 ही है सारे के सारे, तो ये फास्ट होने की वजह से ऐसे है। फाइबर वाला जो है ना X4, अगर आप देखें 300 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक, तो ये काफी ज्यादा है। 1350 जो है वो 40 किलोमीटर तक है। तो ये इसमें ज्यादातर देखिए फाइबर है। ट्विस्टेड पेयर केबल को इसलिए नहीं दिखाया गया एक्चुअली कि आमतौर पे जो कॉपर वायर है ना वो इतने हाई डाटा रेट के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। तो हाई डाटा रेट्स के लिए डेफिनेटली फिर हमें फाइबर यूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप डिजाइन कभी करते हैं तो आपके अगर 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक मतलब यूनिवर्सिटी में कैंपस आपने बनाना है और उसमें A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक होते हैं, सर बहुत सारे आपने होगा, इस्लामिक में है, कायद यूनिवर्सिटी में है, डिपार्टमेंट सब अलग बिल्डिंग होती है, या फिर ट्रस्ट में अगर आप गए हो वहाँ पे ABCD के नाम से ब्लॉक्स। अब जो ब्लॉक्स हैं ये ABCD, तो एक ब्लॉक को अगर आपने दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करना है तो अब वो ब्लॉक आमतौर पे 1 किलोमीटर के फासले पे विद इन द यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। कायद यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा भी है कि जो डिपार्टमेंट से हॉस्टल है वो तकरीबन कोई 4 5 6 किलोमीटर के फासले पे भी है। तो वो बेसिकली कैसे कवर होगा, वहां पे फिर आप ये करें कि जो आपके डिफरेंट बेसिकली वो है ना आपके ब्लॉक्स, उनके दरमियान में फाइबर बिछा लें, ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हाई स्पीड पे कम्युनिकेट कर सकें। वहां दरमियान में वो कोएक्सियल केबल या ये STP या UTP या ट्विस्टेड पेयर केबल वहां पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इतने लंबे डिस्टेंस पे तो वो काम नहीं करेगी, दरमियान में आपको और डिवाइसेस लगानी पड़ेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो अगर आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर लगाएंगे तो वहां पे टेनुएशन और बहुत आपके सिग्नल खराब होंगे। फाइबर इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट ब्लॉक। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फाइबर यूज करें, एक्सीलेंट उसका रिजल्ट आएगा।
कोएक्सियल कभी भी यूज ना करें, नॉट रिकमेंडेड। तो ये था जी इथरनेट। आई होप कि समझ आया होगा आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह तो हम नेटवर्क लेयर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम नेटवर्क लेयर को स्टडी करेंगे। नेटवर्क लेयर हमारा कल का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी बात। एनी क्वेश्चन? सर ये ईथरनेट क्या होता है सर? ओए होए, ये है कौन? हमाद अहमद है? नहीं सर, मैं वैसे वो था अच्छा, कि सर ईथरनेट वैसे कहते बेसिकली, ईथरनेट जो है ना वो लैन की टेक्नोलॉजी है। मैंने शुरू में अगर आप देखें इस स्लाइड में मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास 2-3 नोड्स हैं आपके, आपने उनको कनेक्ट करना है अपने घर में। घर की एग्जांपल ले लो, तो कैसे करेंगे? वहां पे आप जो आम तौर पे आप क्या करते हैं, बाजार से जाके एक स्विच ले आते हैं, ठीक है। अब चूंकि सबको ये पता डिवाइसेस अवेलेबल है, तो वो जो आम तौर पे जो स्विचेस मिलते हैं वो सब इथरनेट को इम्प्लीमेंट किए होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें टेक्निकली, तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस। आप एक लैन के अंदर नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप स्विच लगा लें और जो हमने डिस्कशन की है इस पूरे चैप्टर में, यही ऑप्शन नहीं है कि आप इथरनेट यूज करें। उसमें हमने देखे टोकन रिंग भी है, टोकन बस भी है, सीडी है, फाइबर बेस्ड है। इसके अलावा और वो पैकेट सॉरी वर्चुअल सर्किट है, जो कहा था वर्चुअल सर्किट स्विचिंग भी है, सर्किट स्विचिंग भी है। तो कहने का मतलब यह है कि देयर आर मैनी ऑप्शंस।